हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। देखिए, पिछले चैप्टर में यानी रे ऑप्टिक्स में हमने क्या माना था। हमने माना था कि लाइट एकदम सीधी लाइन में चलती है, जिसे हम एक रे कहते हैं। पर क्या लाइट हमेशा ऐसी ही होती है? इस चैप्टर में हम लाइट का एक बिल्कुल अलग चेहरा देखने वाले हैं, उसका वेव नेचर। सवाल यही है कि लाइट आखिर है क्या, एक पार्टिकल या एक वेव? यही सवाल इस पूरे चैप्टर की नींव है। अब हम इस स्लाइड में इसी सवाल को देखेंगे। लाइट वेव है या पार्टिकल? बच्चों, ये कोई आम सवाल नहीं है। इस एक सवाल ने साइंस की दुनिया में सदियों तक एक बहुत बड़ी बहस छिड़ रखी थी। इसे द ग्रेट डिबेट कहते हैं। एक तरफ थे साइंस के अजीमो शान शहंशाह न्यूटन और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट हाइगन्स। दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे और इसी साइंटिफिक झगड़े को, इसी महाबहस को हम इस चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि हम इस चैप्टर में इस हिस्टोरिकल साइंटिफिक डिबेट को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में इन दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन देखेंगे। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में है न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने कहा कि लाइट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है, जिनको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। राइट साइड में है हॉयगन्स की वेव थ्योरी। उन्होंने कहा नहीं, लाइट पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक वेव है। मजेदार बात यह थी कि दोनों ही थ्योरीज ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, पर एक पॉइंट पर आकर दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से जब लाइट डेंसर मीडियम जैसे पानी या ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जबकि हॉयगन्स की थ्योरी ने कहा कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अब दोनों तो सही नहीं हो सकते, फैसला कैसे होगा? एक्सपेरिमेंट से। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि न्यूटन और हॉयगन्स की थ्योरीज ने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बिल्कुल ऑपोजिट प्रेडिक्शंस किए थे। अब हम इस स्लाइड में इस कहानी की टाइमलाइन देखेंगे। देखिए, 1678 में हॉयगन्स ने अपनी वेव थ्योरी दी थी, लेकिन न्यूटन का नाम इतना बड़ा था कि उनकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ही लगभग 100 साल तक चलती रही। फिर 1801 में एक टर्निंग पॉइंट आया। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। ये वेव नेचर के लिए एक बहुत बड़ा सबूत था। और आखिरकार 1850 में फुको नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया कि पानी में लाइट की स्पीड हवा से कम होती है। इसका मतलब हॉयगन्स सही थे, वेव थ्योरी जीत गई। और आगे चलकर मैक्सवेल ने बताया कि लाइट असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि फुको के एक्सपेरिमेंट ने वेव थ्योरी को कंफर्म किया। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, वेव फ्रंट। जब हम लाइट को एक वेव मान रहे हैं तो वेव फ्रंट को समझना बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनेशन है अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? चलिए आसान बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका। क्या होता है? गोल गोल लहरें बनती हैं, राइट? अब किसी एक लहर को देखिए। उस लहर पर जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं वो सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं या एक साथ नीचे आ रहे हैं, यानी वो सब सेम फेज में हैं। बस उसी गोल लहर को हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर वेव का फेज सेम होता है। अब हम इस स्लाइड में वेव फ्रंट्स के टाइप्स देखेंगे। ये सोर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, जैसे एक छोटा सा बल्ब, तो उससे जो लाइट निकलेगी वो हर डायरेक्शन में फैलती है, एक स्फीयर की तरह। तो उसके वेव फ्रंट्स भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। दूसरा है प्लेन वेव फ्रंट। सोचो, अगर लाइट सोर्स बहुत बहुत दूर है, जैसे सूरज से भी आते तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ही हैं, पर वो इतने बड़े होते हैं कि जब तक हम तक पहुंचते हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा हमें बिल्कुल फ्लैट, एक प्लेन जैसा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे धरती गोल है पर हमें सड़क फ्लैट दिखती है। इनको हम पैरेलल प्लेन्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं और बहुत दूर के सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट। अब हम इस स्लाइड में हॉयगन्स का प्रिंसिपल देखेंगे। ये प्रिंसिपल एक तरह से वेव का फ्यूचर बताता है। हॉयगन्स ने कहा, आप मुझे अभी का वेव फ्रंट दो, मैं बताऊंगा कि थोड़ी देर बाद वो कैसा दिखेगा। और इसके लिए उन्होंने 3 सिंपल स्टेप्स दिए। स्टेप 1, मान लो कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया लाइट सोर्स बन गया है। स्टेप 2, इन नए सोर्सेस से छोटी छोटी नई वेव्स निकलेंगी, जिनको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हर डायरेक्शन में फैलेंगी। स्टेप 3, थोड़ी देर बाद इन सारे वेवलेट्स के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट, यानी एक ऐसी लाइन जो सबको टच करती हुई जाए, बना दो।
यही टेंजेंट आपका नया वेव फ्रंट है। सिंपल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हॉयगन्स प्रिंसिपल एक ज्योमेट्रिकल मेथड है जिससे हम किसी वेव का फ्यूचर पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में हाइगन्स प्रिंसिपल को इस डायग्राम से समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर F1 F2 हमारा पुराना यानी ओरिजिनल स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब प्रिंसिपल के हिसाब से इस वेव फ्रंट पर A, B, C जैसे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब नए सोर्स बन गए। इन हर नए सोर्स से हमने छोटे छोटे स्फीयर्स बनाए। यही हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। थोड़ी देर बाद इन सभी छोटे छोटे स्फीयर्स को आगे की तरफ से टच करती हुई एक कॉमन लाइन यानी टेंजेंट G1 G2 खींचा। तो यही G1 G2 हमारा नया वेव फ्रंट है। एक सवाल आ सकता है कि पीछे भी तो टेंजेंट बन सकता है, पर हाइगन्स ने कहा कि वेव आगे बढ़ती है, इसलिए हम बैकवर्ड वेव को कंसिडर नहीं करते। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि हमने सेकेंडरी वेवलेट्स पर एक फॉरवर्ड एनवेलप बनाकर नया वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट किया। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हाइगन्स प्रिंसिपल कितना पावरफुल है। अभी तक ये बस एक थियरी लग रही है ना? तो चलिए इसका टेस्ट लेते हैं। हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ऑप्टिक्स के दो सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल लॉज को प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी स्नेल्स लॉ। अगर हाइगन्स का प्रिंसिपल इन दोनों लॉज को सही डिराइव कर पाया, तब हम मानेंगे कि हाँ, इस प्रिंसिपल में दम है। लेट्स सी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि हम अब हाइगन्स प्रिंसिपल से ऑप्टिक्स के बेसिक लॉज को डिराइव करने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में रिफ्रैक्शन को प्रूव करने का सेटअप देखेंगे। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यहाँ PP' एक सरफेस है जो दो अलग अलग मीडिया को सेपरेट कर रही है। ऊपर है मीडियम 1 जहाँ लाइट की स्पीड v1 है, नीचे है मीडियम 2 जहाँ लाइट की स्पीड v2 है। एक प्लेन वेव फ्रंट जिसका नाम है AB आकर इस सरफेस पर टकरा रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हुएजन्स प्रिंसिपल का यूज करके ये पता लगाना कि जब ये वेव फ्रंट मीडियम 2 में घुसेगा तो वो कैसा दिखेगा और किधर मुड़ेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम एक प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं जो एक मीडियम से दूसरे में जा रहा है। अब हम इस स्लाइड में डेरिवेशन का पहला हिस्सा देखेंगे। यहां से लॉजिक स्टार्ट होता है, सो प्लीज फोकस। मान लीजिए कि वेव फ्रंट के पॉइंट B को C तक पहुंचने में टाउ टाइम लगता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस BC हो गया v1 टाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने टाइम में B C तक पहुंचा उतने ही टाउ टाइम में पॉइंट A का क्या हुआ? जैसे ही A ने सरफेस को टच किया, उसने मीडियम 2 में एक नया वेवलेट भेजना शुरू कर दिया। तो टाउ टाइम में ये वेवलेट कितनी दूर जाएगा? ये मीडियम 2 में है तो इसकी स्पीड v2 होगी, इसलिए डिस्टेंस AE हो जाएगा v2 टाउ। अब बस C और E को एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए। ये जो लाइन CE बनी है, यही हमारा नया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने सेम टाइम इंटरवल टाउ में दोनों पॉइंट्स B और A के द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया। अब हम इस स्लाइड में थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। फिजिक्स का हिस्सा हो गया, अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। आपको डायग्राम में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। पहला है ट्राइंगल ABC। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस I का साइन निकालते हैं। साइन I होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमने अभी निकाली v1 टाउ, तो साइन I हो गया v1 टाउ अपॉन AC। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए AEC। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R का साइन निकालते हैं। साइन R होगा AE अपॉन AC। AE की वैल्यू है v2 टाउ, तो साइन R हो गया v2 टाउ अपॉन AC। बस ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने दोनों ट्राइंगल्स से साइन I और साइन R की वैल्यूज निकाली। अब हम इस स्लाइड में फाइनल रिजल्ट डिराइव करेंगे। अब आएगा जादुई मोमेंट। हमारे पास जो दो इक्वेशंस पिछली स्लाइड से आई हैं, उनको एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। साइन I को साइन R से डिवाइड कीजिए। देखिए, AC से AC कैंसिल हो जाएगा और टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू v1 बाय v2। हम आधी मंजिल पर पहुंच गए। अब आपको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है c बाय v, जहां c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो v हो गया c बाय n। ये वैल्यू v1 और v2 के लिए डालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपके सामने है n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R। लो जी, आ गया स्नेल्स लॉ। हॉयगन्स प्रिंसिपल ने इसे प्रूव कर दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने हॉयगन्स प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ को सक्सेसफुली डिराइव कर लिया है। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट देखेंगे। बच्चों, ये पॉइंट एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है और उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है, लेकिन एक चीज है जो कभी कभी नहीं बदलती, और वो है लाइट की फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी लाइट के सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की नहीं। जिस सोर्स ने लाइट को पैदा किया है उसने उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी। अब वो चाहे हवा से जाए, पानी से जाए या ग्लास से, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है।
अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है। पिछला केस था रेरर से डेंसर, अब उल्टा करते हैं। जब लाइट डेंसर से रेरर जाती है, फॉर एग्जांपल पानी से हवा में, तो V2 यानी रेरर मीडियम में स्पीड V1 से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी R I से बड़ा हो जाता है। और इसका एक बहुत ही स्पेशल केस आपने पढ़ा होगा, अगर हम एंगल I को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब R 90 डिग्री हो जाता है। उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर I उससे भी ज्यादा हो जाए तो लाइट दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डेंसर से रेरर मीडियम में लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है। अब हम इस स्लाइड में रिफ्लेक्शन को प्रूव करने का सेटअप देखेंगे। स्नेल्स लॉ तो प्रूव कर दिया, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बारी। सेटअप बिल्कुल वैसा ही है, बस एक छोटा सा फर्क है। यहाँ लाइट मीडियम चेंज नहीं कर रही, वो सरफेस Mn से टकराकर उसी मीडियम में वापस आ रही है। इसका सीधा मतलब है कि लाइट की स्पीड हमेशा v ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो जितने टाइम टाउ में पॉइंट B C तक पहुंचेगा और v टाउ डिस्टेंस कवर करेगा, उतने ही टाइम में A से निकलने वाला वेवलेट भी v टाउ रेडियस का ही बनेगा। लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस यहाँ v1 और v2 दोनों v के बराबर हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है। अब हम इस स्लाइड में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ देखेंगे, और ये रिफ्रैक्शन से भी आसान है। वापस उन दो ट्रायंगल्स को देखिए, ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल EAC। सबसे पहले साइड AE और साइड BC दोनों ही VT के बराबर हैं, तो वो इक्वल हो गए। दूसरा, साइड AC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। और तीसरा, दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एंगल I एंगल R के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लो जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव हो गया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से हमने I इज टू R प्रूव किया। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेव फ्रंट के साथ क्या करते हैं। पहला देखिए, प्रिज्म। जब एक प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म से गुजरता है तो वेव फ्रंट का नीचे वाला हिस्सा जो बेस के पास है उससे ज्यादा देर तक ग्लास में चलना पड़ता है, इसलिए वो स्लो हो जाता है और पूरा वेव फ्रंट टिल्ट हो जाता है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस। इसमें बीच का हिस्सा सबसे मोटा होता है, तो वेव फ्रंट का बीच वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्लो हो जाता है और साइड वाले आगे निकल जाते हैं। इस वजह से प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट में बदलकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाता है। कॉनकेव मिरर भी यही काम करता है, वो रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज करता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लेंसेज और मिरर्स वेव फ्रंट के शेप को बदल देते हैं। अब हम इस स्लाइड में कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। थ्योरी और डेरिवेशंस तो ठीक हैं, पर फिजिक्स तभी आती है जब हम कॉन्सेप्ट्स को रियल प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पाएं। तो चलिए अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं और कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत बना देंगे। हम आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल 10.1 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब वेव थ्योरी से जुड़े कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हम इस स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। पहला, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती? इसका गहरा रीजन ये है कि जब लाइट मीडियम के एटम्स पर पड़ती है तो वो एटम्स को वाइब्रेट कराती है। एटम्स मजबूर हो जाते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट आ रही है। फिर वो उसी फ्रीक्वेंसी पर लाइट को आगे री-रेडिएट करते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। दूसरा, क्या स्पीड कम होने से एनर्जी भी कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेव की एनर्जी उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके एम्पलीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करती है। आखिरी सवाल, इंटेंसिटी का मतलब फोटोन पिक्चर में क्या है? बहुत सिंपल। इंटेंसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स गुजर रहे हैं। ज्यादा फोटॉन्स, ज्यादा इंटेंसिटी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन 3 कंसेप्चुअल सवालों को क्लियर करना था। अब हम इस स्लाइड में इंटरफेरेंस के लिए सबसे जरूरी शर्त यानी कोहेरेंट सोर्सेज को समझेंगे। वेव ऑप्टिक्स का सबसे मजेदार टॉपिक है इंटरफेरेंस, लेकिन उसके लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। ये क्या होते हैं? सिंपल भाषा में 2 सोर्सेज कोहेरेंट तब कहलाते हैं जब उनसे निकलने वाली वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, बदले नहीं। इमेजिन कीजिए 2 लोग एक साथ सा रे गा मा गा रहे हैं। अगर वो हमेशा एक ही ताल में गाते हैं, उनके सुर आगे पीछे नहीं होते, तो वो कोहेरेंट हैं। लाइट के केस में भी यही है। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें दिखेगा ही नहीं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस जरूरी हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब 2 वेव्स आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक जगह पर मिलती हैं तो उस जगह पर जो टोटल इफेक्ट होगा वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट्स का वेक्टर सम होगा। अगर एक वेव पानी को 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा रही है और दूसरी वेव भी 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा रही है तो टोटल उठान 2 सेंटीमीटर होगा, और अगर एक 1 सेंटीमीटर ऊपर और दूसरी 1 सेंटीमीटर नीचे ले जा रही है तो टोटल उठान 0 हो जाएगा। इक्वेशन फॉर्म में y = y1 + y2। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वेव्स का कंबाइंड इफेक्ट उनके इंडिविजुअल इफेक्ट्स का सीधा साधा जोड़ होता है। अब हम इस स्लाइड में सुपरपोजिशन के 2 अनोखे रिजल्ट्स देखेंगे। पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब होता है जब दोनों वेव्स एक ही फेज में मिलती हैं, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से मिलता है और ट्रॉफ से। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। रिजल्ट, एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है और हमें मिलती है ज्यादा रोशनी, जिसे हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब होता है जब वेव्स ऑपोजिट फेज में मिलती हैं, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉफ से मिलता है। एक ऊपर जाना चाहती है, दूसरी नीचे। रिजल्ट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है और हमें मिलता है अंधेरा, यानी डार्क फ्रिंज। सोच के देखिए, लाइट प्लस लाइट कैन गिव यू डार्कनेस। यही तो जादू है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच का फर्क समझाना था। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज देखेंगे। ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। मान लीजिए एक लाइट सोर्स की इंटेंसिटी I0 है, तो अगर हम 2 ऐसे ही सोर्सेज ले तो टोटल इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? कॉमन सेंस कहता है 2I0, है ना? लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता। याद कीजिए, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, यानी 2A, तो इंटेंसिटी 2A का स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी डबल नहीं बल्कि 4 गुना हो जाती है। I0 + I0 गिव्स 4I0। यहाँ फिजिक्स में 1 और 1 2 नहीं 4 होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम इस स्लाइड में पूरे चैप्टर को जल्दी से समराइज करते हैं। हमने शुरुआत की लाइट के ड्यूअल नेचर से और इस चैप्टर में उसके वेव रूप पर फोकस किया। हमने वेव फ्रंट को समझा, जो कि एक कांस्टेंट फेज की सरफेस होती है। फिर हमने हॉयगन्स का कमाल का प्रिंसिपल देखा, जिससे हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लॉज को डिराइव किया। और आखिर में हमने इंटरफेरेंस के जादू को देखा, जहां कोहेरेंट वेव्स मिलकर रोशनी और अंधेरे के पैटर्न्स बनाती हैं। सोचिए, अगर लाइट सिर्फ पार्टिकल्स होती तो क्या 2 टॉर्च की लाइट मिलकर कभी अंधेरा बना सकती थी? बिल्कुल नहीं। यही इस चैप्टर की खूबसूरती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इस चैप्टर के की पॉइंट्स को रिवाइज करना था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।